हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये है आपके सामने पाठ क्या लिखूं लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का दूसरा भाग। इसके पहले की जो मैंने आपको वीडियो भेजी उसमें आपने पढ़ा और देखा कि लेखक अपने बारे में विचार करता है कि क्या लिखूं और ये भी कहना चाहता है कि उसके लेखन में गंभीरता किस प्रकार आएगी, इस बात को भी वो बहुत ध्यान रखना चाहता है। आगे लेखक कहते हैं कि अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध न हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। उस पद्धति के जन्मदाता मॉन्टेन समझे जाते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कविता की उदात्त कल्पना रहती है और न ही आख्यायिका। लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और नाविज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना, उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है। क्या रहती है? सच्ची अनुभूति रहती। कहने का मतलब वो जो कुछ भी लिखते हैं तो वो अपने अनुभव के आधार पर ही लेखन कार्य करते हैं। उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उनका उल्लास होता है। ये निबंध तो उनकी मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न ही कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भावों से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं, पर मुझे तो वो निबंध लिखने ही होंगे। हाँ, मुझे एक अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई कि एक बार प्यास लगने पर वे कुएं के पास पहुंचे। वहां 4 औरतें पानी भर रही थीं। पानी मांगने पर पहले उसमें से एक ने खीर पर कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की, दूसरी ने चरखे पर और तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। अमीर खुसरो अति प्रतिभावान थे। उन्होंने एक ही पद की पंक्तियों में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। उन्होंने क्या कहा कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। एक ने खीर की बात की थी, दूसरे ने चरखे की बात की थी, तीसरे ने कुत्ते की चर्चा की थी और चौथी ने ढोल की थी। तो कहने का मतलब कि लेखक में इतना विषय उसके पास होना चाहिए, इतनी उसके पास विचारकता होनी चाहिए, इतना उसके पास मस्तिष्क में आने वाले विचार इतना समर्थवान होना चाहिए कि वो कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह सके। और कहीं अगर वो लयबद्ध है तो लेखक को सर्वश्रेष्ठ लेखक बनने से कोई रोक नहीं सकता। मुझ में अमीर खुसरो की प्रतिभा तो नहीं है, परंतु उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने में मेरी मुश्किल आधी रह जाती। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों को सम्मिलित कर दूंगा, एक ही ढेले से 2 चिड़िया मार दूंगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उसकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर शाम के वक्त किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ये कहने का मतलब अपना अपना ढंग होता है। कैसे? किसी को तो कानों की कर्कशता लगती है बहुत, दूसरे को क्या लगता है? मधुरता लगती है। तो ये अपना अपना विचार है। वही एक चीज किसी के लिए प्रिय हो सकती है और वही एक चीज किसी के लिए बड़ी ही तकलीफ दे, कष्टदायक हो सकती है। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर देता है। कोलाहल से पूर्ण घर के कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशीला नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, अब नववधू की आपको याद आई तो आपको उसके रंग ढंग, चाल, उसके जो उसने आभूषण पहन रखे हैं, उन सब का अपने आप चित्र आपके मानस पटल पर अंकित हो जाएगा। तो नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं।
कभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु प्रतीत नहीं होती और दूर स्थित लोगों के लिए वह अत्यंत मधुर बन जाती है। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं। देखिए, एक का उद्देश्य था, एक का जो टॉपिक दिया गया था वो था दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूसरे का था समाज व्यवस्था के ऊपर। तो अब आप खुद अनुमान लगा लेंगे कि यहाँ पर लेखक ने एक का दिखाया और दूसरे की चर्चा आरंभ कर दी कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं उन्हें संसार का चित्र बड़ा मनोहारी प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए, जो अपनी बाल्यावस्था तरुणावस्था से दूर हटाए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वह अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। कैसे उदाहरण देते हैं, अरे तुम्हारी उम्र के थे तो हम 5-6 किलोमीटर तो ऐसे ही चल लेते थे और थकना तो दूर सारा घर का काम भी देख लेते थे। अरे आज के लोग जरा भी दूर पैदल तो चलना ही नहीं चाहते, धूप लग जाती है उन्हें। अच्छा, उसके अलावा दूसरा उदाहरण क्या देते हैं, जो हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं वो क्या कहते हैं, तुम्हारी उम्र के थे तो 5-6 रोटी तो हम नाश्ते में ही खा लेते थे, अब तो पिज्जा बर्गर इसी में ही जिंदगी जा रही है और उसी तरह के शरीर की हमारी जैसी आपूर्ति है वैसी व्यवस्था है। तो तरुणों के लिए जैसा भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धजनों के लिए अतीत होता है। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना। देखिए, वर्तमान से कोई सुखी नहीं, कहने का मतलब जो लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि वर्तमान से ना तो तरुण आज का युवक प्रसन्न है और ना ही हमारे जो वृद्ध हैं वो अपने वर्तमान से प्रसन्न हैं, नहीं रह सकते। अब वो अपने अतीत की चिंता करते हैं, अतीत के बीते हुए पलों को याद करते हैं और जो तरुण है वो भविष्य की चिंता करता है, उसी में खोया रहता है। तो वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं, तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं, वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुद्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदा सुधारों का काल बना रहता है। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। तभी से आज तक कितने ही सुधारक हो गए पर सुधारों का अंत कहाँ हुआ। भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर में और गांव गांव में होता है। यह सत्य है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। न दोषों का अंत है और ना ही सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए और उन सुधारों का फिर से नव सुधार किया जाता है, तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना जाता है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, परंतु कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान पर तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं। क्यों? क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखा गया निबंध क्या लिखूं। इसको आप पुनः पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा। आपको ये पाठ बड़ी आसानी से, सहजता से समझ में आ जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।